मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूं। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। अब किसी किस्म की रियायत, किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। इसी शो पे बार बार कहा गया कि अगर एहतसाब नहीं हो रहा तो क्या इंतकाम हो रहा है। एक जानिब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बायस का मुल्ज़िम ठहराया जा रहा था, अब नज़र आ रहा है कि एहतसाब का जो दायरा है वो वसी से वसी होता जा रहा है। अलीम खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुस्तकबिल ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल पाया जा रहा है। ओमनी ग्रुप और फेक अकाउंट्स केस से मुतालिक एक बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। उसमें जो बताया जा रहा है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ओमनी ग्रुप के असलम मसूद साहब की गिरफ्तारी अब देखने को मिली है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का जो रवैया है वो भी जारहाना से जारहाना होता जा रहा है। जब ये नहीं कह रहे होते कि जमहूरियत और 18वीं तरमीम पे वार किया जा रहा है, तो अब बार बार बांग्लादेश के हवाले मिल रहे होते हैं और ये बताया जा रहा होता है कि पाकिस्तान को डायलॉग से बनाया गया, जदोजहद से बनाया गया, जंग से और जिहाद से नहीं। तो उस पर बात करेंगे और दूसरी जानिब बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी बढ़ते हुए मुश्किलात के बारे में। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम लीडर कामरान माइकल साहब के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई हुई है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और मिसयूज़ ऑफ पावर के मुतालिक केस बनाया गया है। तो एहतसाब का जो एक तरह से घेरा है उसको हर एक सियासी जमात से मुंसलिक किया जा रहा है। जनाब बाकिर साहब, डिस्कशन शुरू करते हैं। सर, वेरी पैक्ड डिस्कशन। अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टच करते हुए चलें, क्योंकि इस बार शायद तारीफ बनती है क्योंकि हमने तनकीद इतनी ज़्यादा की कि ये सिलेक्टिव एहतसाब है। अलीम खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो मुझे बात अजीब लगी है सर वो ये है कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप कह रही है कि जी नैब जो है वो इसको एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे इस पे कार्रवाई कर रहा है ताकि ऐसे लगे कि जी एक तरह से बैलेंस है। क्या आपको नज़र आता है जनाब? असद, ये ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस पे भी किसी किस्म के गलत काम का शक है उसको नैब के दायरा कार में लाया जा रहा है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब हमें याद देखना होगा कि ये सिर्फ ये नहीं है कि किस किस को वो जो प्रोसेस हिट कर रहा है कि पीटीआई को भी अब हिट कर रहा है। पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तक महदूद था, तो अब पीटीआई भी उसके दायरा कार में आ चुकी है। लेकिन अब हमें आगे बढ़ के देखना होगा कि क्या कानून भी बराबर सब पर इस्तेमाल होता है कि उसी तरह से एक प्रोसेस में से गुजर के जिस तरह से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को जिस किस्म के रूथलेस प्रोसेस का सामना है, उस तरह का पीटीआई के जो रहनुमा अलीम खान अब उसमें गए प्रोसेस में। मुख्तसरन बाकिर साहब, क्या एग्जैक्ट वही बात नहीं की जा रही जो अलीम खान साहब का बयानिया है, जो उनके चाहने वालों का बयानिया है, वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब से नहीं मिल रहा कि जी आपने तो उनको उनके ताउन के बावजूद उनको गिरफ्तार किया, रेफरेंस के बावजूद आपने उनको गिरफ्तार किया, वो सब अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे थे, तब भी आपने उनको हिरासत में लिया। तो उसको सामने रखते हुए सर, और ये भी देखते हुए कि ये एक सीनियर वजीर हैं, क्या पीटीआई का जो बयानिया है वो थोड़ा बहुत सुरखरू नहीं होता? नहीं, पीटीआई का बयानिया अपनी जगह पे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक हमें ये चीज़ जो लॉ इक्वल एप्लीकेशन के हर तरफ बराबरी के साथ जो कानून लागू हो और इंसाफ होता हुआ दिखाई दे, तब तक ये नहीं होगा सिर्फ किसी को अंदर लेके जाना। क्योंकि एक दूसरी तरफ र्यूमर मिल जिस तरह से कहते हैं वो ये भी चल रही है कि ये अलीम खान साहब को जो इनके ऊपर केस था उससे जैसे कहते हैं कि एक दफ़ा क्लियर कराने के लिए उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में से इनको गुजार दें। दोनों तरफ की ये एक डिबेट तो ज़रूर चल रही है कि जनाब वो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। दूसरे समझते हैं कि पीटीआई अब उनको बुज़दार साहब का रिप्लेसमेंट लाने के लिए
लिए वो चाह रही है कि इस प्रोसेस में एक दफ़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि इन एलिगेशंस की वजह से ही शायद उनको पहली इंस्टेंस में वज़ीर आला नहीं बनाया गया था। तो ये चीज़ अब हम आगे जाके देख के हम ये फैसला कर लेंगे और कि ये आया ये बिल्कुल जेन्युइन है या एक कॉस्मेटिक कार्रवाई की गई है। हालात इस तरह के हमें स्केप्टिकल ही होना पड़ता है। नहीं, वही ना सर, आपका थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव है कि जी जब तक अलीम खान साहब या किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की कन्विक्शन नहीं होगी तो आप नहीं कह सकेंगे कि एहतसाब जो है वो बराबर है। बहरहाल दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आ जाएं जनाब, आसिफ अली जरदारी साहब, सर आपको याद होगा 2015 में जिस तरह का उनका रेटरिक था, उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की भी बात की थी, कुछ तोतों की भी बात की थी। वो ज़रा स्पीच हमने इतनी बार प्ले की कि मैं उसको प्ले नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद जब जरदारी साहब के बारे में कहा गया कि जी उन्होंने टेक ऑन कर लिया उन गैर जमहूरी कुव्वतों को, तो उसके फौरी बाद वो फरार हो गए, रिकूपरेट करके वापस आ गए और फिर से एहतसाब के का जो घेरा है उसमें अब फंस चुके हैं। अब जो उन्होंने फिर से बातें की हैं, ना सिर्फ कि जी पाकिस्तान का जो जेनेसिस था, पाकिस्तान की जो आज़ादी थी वो हमने डायलॉग से हासिल की, इस तरह की चीज़ों के ज़रिए हासिल नहीं की। जरदारी साहब कुछ ज़्यादा सिविलियन सुप्रेमेसी को अपने करप्शन केसेस के साथ नहीं जोड़ते? क्या इसका मतलब है कि जो गुलाम इसाक खान साहब के दौर में, सैफ उर रहमान साहब के दौर में और अब इमरान खान साहब के दौर में तमाम केसेस बनाए गए, वो सब के सब गैर जमहूरी कुव्वतों को तरजीह देने के लिए बनाए गए थे? असद, ये बात हमें बिल्कुल एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि यहाँ पर एक हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अभी ये फेक अकाउंट्स केस है जिसकी हम काफ़ी बाज़गश्त सुनते हैं कि ये जो जाली बहुत से केसेस, कभी फालूदे वाले का निकल रहा है, कभी रेडी वाले का निकल रहा है और अरबों निकल रहे थे, रुपए निकल रहे हैं। 35 कोई केस जो अकाउंट्स है जिनमें से 42 अरब रुपए ट्रांजैक्ट हुआ इधर उधर। ये अपनी जगह हकीकत है और कि इतना पैसा आगे पीछे गया, लेकिन किस तरह से जरदारी साहब को जोड़ा जाना है वो एक अभी तक एक सवालिया निशान है कि क्या जरदारी साहब का उसमें रोल था, क्योंकि बज़ाहिर तो ये काफ़ी जिसे कहते हैं ना हैरान कौन, मैं तो कहूँगा एक फेरी टेल लगती है कि किस तरह इतनी बड़ी रकम जो कि कहा जाता है कि किक बैक्स में से, रिश्वत में से, गवर्नमेंट्स के फंड्स खुद बुर्द करके ये एक रकम हासिल करके फिर उसको रोटेट किया जाता था बैंक अकाउंट्स में और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। उस चीज़ के साथ जरदारी साहब को अभी कनेक्ट करने के लिए मेरा ख्याल में उनको शवाहिद ज़रूरत होंगे। और ये जो अभी जो साहब उन्होंने पकड़ के लाए इंटरपोल के ज़रिए मसूद असलम, तो असलम मसूद सारी, उनका ये शायद एक जो अहम पेशरफ्त साबित हो। लेकिन जरदारी साहब की जो पूरी की पूरी इसमें स्ट्रेटजी रही है वो कुछ इस तरह से रही है कि मैं इसको पॉलिटिकली इन चार्जेस को फाइट करूं। वो कोर्ट में जब ये केस चलेगा तो चलेगा, लेकिन अभी तक वो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि रेटरिक के जरिए जो वो गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज ये करने की या रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं और दीगर कुव्वतें जो उनके पीछे हो सकती हैं उनको करते हैं। आपने पहले देखा होगा कि 18वीं तरमीम पे भी उन्होंने काफ़ी वावेला किया कि जी 18वीं तरमीम खतरे में है, मैं इसलिए नहीं, मुझे इसलिए इस घेरे में लाया जा रहा है क्योंकि मैं 18वीं तरमीम पे उनकी बात नहीं मान रहा, मैं उनके सामने सबमिट नहीं कर रहा, इस वजह से ये सारा का सारा मेरे ऊपर दबाव है। ये जरदारी साहब करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हुकूमत की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि एक जिसे कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस हो, उनको इंसाफ मिले और उनको ये ना मौका मिले कि कहे कि मेरे साथ विक्टिमाइजेशन हुई है। ये क्योंकि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट इसमें, उनकी अब स्टेक्स उनके लिए इतनी ज़्यादा हैं कि शायद सियासी जो मुल्क में स्टेबिलिटी है वो उनके लिए इतनी अहम ना हो जितनी कि हुकूमत के लिए। हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह जाकर वहाँ पर उनको यकीनी बनाए कि ड्यू प्रोसेस हो और कहीं भी कोई ऐसा जिसे कहते हैं लूप होल, उनको झोल ना मिले कि वो उसके ऊपर जाके फिर ये अपने इसके ऊपर लोगों की शकूक व शुबहात पैदा करे इस प्रोसेस के बारे में। खैर इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी सियासी बयानिया के ज़रिए इन्हीं केसेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है तो वो ख़ुद ही नाकाम हुए, चाहे वो 2012 में हो चाहे वो 90 की दहाई में हो। लेकिन दूसरी जानिब से जो आपने कहा कि जी ये एक तरह से एक फेरी टेल लगती है, मेरे ख्याल से सर अगर आप वो FIA का बयानिया भी सारा पढ़ें तो उसमें बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स के ज़रिए उन्होंने बताया है कि किस तरह ये समिट बैंक और सिंध बैंक को सामने लाया गया,
किस तरह आपने सिक यूनिट्स की सब्सिडी को खाई, किस तरह आपने ये तमाम अकाउंट्स को लॉन्डर किया और किस तरह ये तमाम जो अदारे थे ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व भी थे और उसमें भी उन्होंने एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर साहब को जोड़ा था उन तमाम चीज़ों के साथ। मैं फेरी टेल उस लिहाज से कह रहा हूँ ना कि ये जैसा लगता है कि जनाब 42 अरब रुपए किस तरह से मुख्तलिफ अकाउंट्स में डाले गए, कभी इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर, ये फेरी टेल लगती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो जो एक बयानिया दिया गया है वो अभी एक तो हमें हुकूमत ने भी, जिस तरह मैंने जरदारी साहब की बात की कि उन्होंने इसको पूरे के पूरे प्रोसेस को सियासी बना दिया है, इसी तरह हुकूमत ने भी किया है। वो एक इनिशियल जिसे कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आप JIT को देख सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने ये चाहा कि लोग इसको आखिरी फैसला समझ लें जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ है। और जहाँ तक आपने बात की ना कि वहाँ पर FIA की जो उनकी या JIT की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ठोस सबूत लाए गए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके अपने वकील फैसल सिद्दीकी ने यह एडमिट किया था कि इस सारे मटीरियल को री एग्जामिन होने की ज़रूरत है। आपने वहाँ पर जो साबिक चीफ जस्टिस है जब वो केस सुन रहे थे तो उन्होंने, जैसे बिलावल का सही आप ले लें कि उन्होंने कहा था कि इसको तो इसमें से क्लियर होना चाहिए, इसको किसके कहने पे इन्वॉल्व किया गया। रेगुलेटर जो है SECP उसने भी अपनी तरफ से शोर उठाया कि उसको प्रॉपरली उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जो उसकी पोजीशन थी उसकी अक्कासी नहीं की गई उसके अंदर, और जो उसका लीगल पर्सपेक्टिव था, ये जो आपका एक बैंक था आरिफ हबीब वाला और दूसरा एटलस वाला जिसकी सुरूर इन्वेस्टमेंट्स ने शेयर्स खरीदे थे, कि उसमें उनकी पोजीशन को सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर JIT की जो रिपोर्ट थी उसमें यकीनन बहुत से जैसे कहते हैं मुश्किलात या जो चीज़ें थी जो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुई थी, जिन और उस चीज़ों को अब एड्रेस करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर वो जरदारी साहब के खिलाफ केस ठोस लेके जाएं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आप वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर हाथ डालें तो पक्का हाथ डालें। आपका लॉ ऑफ एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वहाँ पर लोग पकड़े जाएं, उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसकी वजह से लोग बच जाते हैं। और आपने देखा होगा कि करप्शन के केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर अभी आपको ये सब चीज़ों को एड्रेस करना है, क्योंकि दूसरी तरफ जो आपका जिस शख्स पे आप हाथ डालने जा रहे हैं वो उसको पॉलिटिसाइज कर रहा है और उसके इंटरेस्ट में है, वो उसको राइट भी है कि वो जिस तरह से चाहे डिफेंड करे। अगर वो कोर्ट्स में जब केस जाएगा तो कोर्ट्स में भी करेगा, अभी वो पॉलिटिकली कर रहा है। अगर वहाँ से वो बच के निकला तो वो आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। बिल्कुल ठीक, वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, बात करेंगे अगले हिस्से में। मुस्लिम लीग नवाज़ की भी मुश्किलात बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कौमी सलामती का मतलब क्या और अदारों का क्या मतलब, अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला आया है, उस पर बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। बैक टू दो राय। 80 की दहाई में हमें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट बतौर कानून नाफिज किया गया, पूरे पाकिस्तान पे नाफिज किया गया, और हालांकि तब कोई ख़ास जमहूरी इंतज़ामिया नहीं था। मुस्तकबिल में जमहूरियत के जो इंतज़ामिया थे उन्होंने ना सिर्फ उस कानून को वैलिडेट किया लेकिन उसको पूरी तौर पे इस्तेमाल भी किया। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी और बिलावल भुट्टो साहब के मुतालिक भी उनके एंट्री और एग्ज़िट पे मुबाहिसा जारी है। लेकिन इससे पहले कि उस पर बात करें, बाकर साहब ये बताएं कि जो NRO की एक बात बार बार सर्कुलेट कर रही है, उस पर इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी ये तो मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है, यानी इतने सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने डील को बिल्कुल ही जिस तरह कहते हैं टेबल से हटा दिया, और जो हमें एक 1999 का एक सिलसिला देखने को मिला था उसकी रेपिटेशन शायद ना हो। इसको किस तरह देखते हैं सर? क्या मुफाहमत ज़्यादा होनी चाहिए या एहतसाब की जो ट्रेन है उसको पटरी से उतरना नहीं चाहिए? असद ये तो बिल्कुल गलत है कि आप एहतसाब के इस अमल को, जिसको हम सब पूरा मुल्क मेरे ख्याल में इस चीज़ में कंसेंसस है कि एहतसाब को आगे जाना चाहिए, इसको जमहूरियत के साथ या
जो पार्लिमानी जो आपकी अमूर हैं उनकी अंजामदही के साथ आप लिंक करें। ये वो गलती है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये उन्हें चाहिए कि एक तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की सारी जो बाज़गश्त है उनकी तकरीरों में रिफ्लेक्ट होने की बजाय वो इलेक्शन का अपना एजेंडा जिस तरह वो था उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये अगर जो अकाउंटेबिलिटी ये नैब तक छोड़ दें, अदालतों पे छोड़ दें और इसकी ज़्यादा बात ना करें तो मेरा ख्याल में कि फोकस जो है जिसे कहते हैं प्रॉपर फोकस अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जा सकता है और लोगों को पता चलेगा कि ये एक जुडिशल प्रोसेस है, ये इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, इसमें से सब गुजर रहे हैं और हो रहा है। जब ये बात जो इमरान खान साहब जब ये हर जगह पर जाके ये रोना रोते हैं कि जो मुझे एनआरओ मांगा जा रहा है, मैं एनआरओ नहीं दे रहा हूँ, ये जो सारा शोर डाला जा रहा है, ये मुझे प्रेशर मुझ पर डाला जा रहा है, ये एनआरओ लेने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर लगता है कि हुकूमत का किसी न किसी तरह से कुछ इंटरेस्ट है कि हम अपने ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज करें और उन पे किसी तरह का दबाव रखें। इन दोनों चीज़ों को अगर सेपरेट करके इमरान खान साहब देखें तो इमरान खान साहब की भी बेहतरी है, इस मुल्क की भी बेहतरी है कि जब यहाँ पर सियासी इस्तेकाम आएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वरना तो ये जब तक ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जुड़ी रहेंगी ना कि जी वो हुकूमत इसको पुश कर रही है और ऑपोजिशन आगे से शोर डालते रहेंगे, बट इसी पे ही बाकिर साहब नहीं बढ़ेंगे। आप सही कह रहे हैं बाकिर साहब, लेकिन इसमें जो वो बात सामने रखते हैं वो ये है कि जी हम तो चाहते हैं कि जो अदालती प्रोसेस है उसको मंजिल तक पहुंचाया जाए। नहीं, उन्होंने खुद तो उठा के नहीं पहुंचाना। एक मिनट मैं एक बात कर लूं सर, आपके नैब है, अदालतें हैं, मुख्तसर सी बात बाकिर साहब, इन तमाम अदालतों के बावजूद और इन तमाम अदारों के बावजूद इसाक डार साहब वापस नहीं आए, हुसैन नवाज साहब वापस नहीं आए, हसन नवाज साहब वापस नहीं आए, जो उनके दूसरे दामाद साहब थे जिनका पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी महकमों के साथ इतना बड़ा करप्शन केस है, वो वापस नहीं आए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मामला इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम बुनियादी हुकूक को सामने रखना चाहिए, लेकिन जब आप उधर असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, एक सियासी जमात के बहुत बड़े सरबराह हैं जिनका अब नाम भी नहीं लिया जा सकता और अब सरबराह भी नहीं रहे, जो 90 की दहाई से वहाँ बैठे हुए हैं, वापस नहीं आए, 31 केसों में वो मुलव्वस हैं और उससे आगे बढ़ के पता नहीं कितने ज़्यादा केसेस में मुलव्वस हैं वो। फिर एक आपके सफ़ीर साहब भी हैं, सफ़ीर साहब के मुतालिक अदालत उज़्मा ने कहा है कि उन्होंने ना सिर्फ स्लश फंड के ज़रिए करप्शन की है, उन्होंने एक मेमो भी लिखा था जिस मेमो के ज़रिए उन्होंने फॉरेन इंटरवेंशन को उनको दावत दी थी एडमायरल वो माइक मलन साहब को 2011 में, और ये आपके अपने सफ़ीर थे जो वैसे तो माजी में कई बार मुशीर भी रह चुके हैं आपके वज़राए आज़म के और आपके सदर पाकिस्तान के। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जी ये तमाम लोग पाकिस्तान के 4 कोनों में रहें जबकि उनका तमाम अदालती जो प्रोसेस है वो मंजिल तक पहुँच जाए। इतनी सी बात सर। नहीं, ऐसा इसमें आप देख लें कि जितना मर्जी आप इस जो आपका अकाउंटेबिलिटी का जो है जिसके बारे में आपका बयानिया है आप सख्त करते जाएं, लेकिन जब तक आपके जो कानूनी जो आपका फ्रेमवर्क है, आपके उसका सिस्टम है, उसमें कमज़ोरियाँ रहेंगी, उसमें खामियाँ रहेंगी, तो ये लोग बच के बाहर बैठे रहेंगे। अगर जो इसाक डार साहब को वापस लाना है, हुसैन हक्कानी को वापस लाना है, अगर आप नाम लेना चाहें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का आप नाम लेना चाहते हैं, तो अगर उनको वापस लाना चाहते हैं, वो सारे का सारा आपका एक तो इंटरनेशनल जो आपके जो फ्रेमवर्क है, दूसरे मुल्कों के साथ मुआहदे हैं, वो हैं, आपका कानूनी प्रोसेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूं कि आपका मुल्क अब ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपने अपने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को पोलिटिसाइज कर दिया है, उसको सियासी बना दिया है। इसकी वजह से जो जिन लोगों पे शक व शुबा है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत के इंटरेस्ट में इस वक्त ये है कि इस चीज़ से ज़रा अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये प्रोसेस हम यही कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इसको इंडिपेंडेंटली चलने दिया जाए, अदालतों को इंडिपेंडेंटली चलने दिया जाए, क्योंकि जब तक इसमें ये अपना सर डाली रखेंगे, ये इसकी आज़ादी पर, इसकी इंडिपेंडेंस पर हमेशा से क्वेश्चंस रहेंगे जिनका फ़ायदा हमेशा से जो दूसरी साइड होगी वो उठाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है सर। बिल्कुल ठीक बाकी साहब, आप कह रहे हैं इतनी सी बात, भी कह रहा हूँ इतनी सी बात है। उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी में बहुत ज़्यादा मुख्तसर थी। अगले हिस्से में बात करेंगे एक अदालत। चलें सर, तरजीह तो वो सेट करने की कोशिश में है, वो कहाँ तक पहुँचते हैं वो मेरे ख्याल से वक्त ही बताएगा। अगले हिस्से में बात करेंगे अदालत उज़्मा के एक बहुत अहम फैसले की। रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। 2017 में फैज़ाबाद धरना के मुतालिक अदालत उज़्मा ने एक बहुत अहम फ़ैसला पास किया है, जिसमें जो उसका एक निचोड़ है, हालांकि बहुत ऐसे नुकात हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो हैं और जिनको पढ़ना चाहिए और उन पर हरगिज़ अमल दरामद होना चाहिए, वो भी सब अपनी जगह। लेकिन कहा उन्होंने कि जो एक जमात थी जिनके लीडरान के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की जा रही है, तहरीक लब्बैक, उनको फ्री पब्लिसिटी दी गई थी और उसी फ्री पब्लिसिटी के ज़रिए उनका इतना बड़ा नाम हुआ। अदालत उज़्मा ने ये भी होल्ड किया कि अपने बुनियादी हक़ को एक्सरसाइज करते हुए आप किसी और के बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हरगिज़ नहीं कर सकते। एहतजाज के भी कुछ कायदे और कानून होते हैं और हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करती है, इसका ये नहीं मतलब कि आपका जो एहतजाज है वो किसी भी तरह से वायलेंट हो सकता है। अदालत उज़्मा ने यह भी होल्ड किया कि इस जमात को कोई इजाज़त नहीं दी गई थी कि वो इस तरह का धरना करें और ख़ास तौर पे मीडिया के असूल के मुतालिक भी उन्होंने बात की कि सेंसरशिप कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है एक आज़ाद माशरे के लिए, लेकिन दूसरी जानब एक आज़ाद मीडिया का किरदार भी कितना ज़्यादा अहम है। जनाब बाकिर साहब, जो एक और बात की अदालत उज़्मा ने वो ये भी थी कि तमाम अदारों को अपने दायरा इख्तियार में काम करना चाहिए और उस दायरा इख्तियार से जब आप आगे बढ़ जाते हैं, तजावुज़ करते हैं, तो फिर आपके ख़िलाफ़ संजीदा कार्रवाई होनी चाहिए। अब आज और कल आपको ज़रूर देखने को मिला होगा सर कि लेफ़्ट राइट एंड सेंटर आपके जो एकेडमिक्स हैं या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको अब गिरफ़्तार किया जा रहा है। हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि किन बुनियादों पे उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, किन बुनियादों पे आप उनको शक की नज़र से देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी स्टेट तो अपनी तरफ, जनाब बाकिर साहब, क्या बुनियादी हकूक़ की भी थोड़ी सी बात की जा सकती है? बेशक आप उनसे सख्त इख्तलाफ करें, लेकिन क्या ये बताया नहीं जाना चाहिए कि आप एक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं? असद, आपने जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उसको इशू को टच कर दिया है। उससे पहले कि मैं भी, जिस तरह आपने उनकी पॉइंट्स बताए, जो आपके जो जजमेंट आया था फैज़ाबाद धरने के ऊपर, तो मैं भी उसकी तरफ रेफ़र करता चलूँ कि उस जजमेंट में लिखा गया है कि अगर तमाम इदारे अपने क़यूद में रहें तो फिर और उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस इफ़ेक्टिव रहें तो माशरा भी प्रॉस्पर करता है, वहाँ के सिटीजन्स भी प्रॉस्पर करते हैं। और मसला तब शुरू होता है कि जब कुछ खुद साख्ता मुहाफ़िज़ सामने आ जाए उस मुल्क के और उस माशरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं वो असल में यहाँ पर एक नैरेटिव जो कुछ इदारों की तरफ से बनाया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान पर एक 5th जनरेशन वॉरफेयर इम्पोज की गई है। जिन सब नाज़रीन आजकल काफ़ी जिसे कहते हैं बाशऊर है और समझते हैं कि 5th जनरेशन का है कि बाहर की कुछ क़ुव्वतें अपने एक मुल्क के अवाम को मुल्क के और हुकूमत के से मुतनफ़रने की कोशिश कर रही हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान एक हमेशा से मुश्किल सूरत हाल में रहा है और दुश्मन क़ुव्वतों का हमेशा से कोशिश रही है कि यहाँ अदम इस्तेकाम रहे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो एक्टिविस्ट हैं जो अपने बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। अब आप ये कोई बहुत ही जिसे कहते हैं कि डम्ब आदमी होगा जो ये कह देगा कि जनाब हम ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर को कंट्रोल करने के लिए इन एक्टिविस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा। एक्टिविस्ट को बगैर किसी चार्ज के, जैसे आपने कहा, उठा के मतलब एटलीस्ट के पब्लिकली नोन चार्ज नहीं है, उनको 24 घंटे से ज़्यादा रखा गया। मैं गुल अली इस्माइल की बात कर रहा हूँ, वो प्रोटेस्ट कर रही थी। अरमान लूनी जो पिछले हफ्ते जिनकी वो जैसे कहते हैं पुलिस में के क्रैकडाउन की वजह से डेथ हुई, फिर उसके बाद आज सुबह 4 बजे एक और एक्टिविस्ट लाहौर में है, अमार अली जान को जी उनको घर से उठाया गया कि उन्होंने वही लूनी के कत्ल पे जाके जो शुबा है कि कत्ल उनको किया गया, उस पे 100-150 लोगों को लेके जाके एहतजाज किया था। कुछ और लोगों को भी इसी तरह से उन्होंने हिरासत में लिया। तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर दुश्मन कुव्वतें लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनको भड़का रही हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप भी उनके ऊपर इस तरह से उनको ट्रीट करें कि इससे तो बल्कि जज्बात और भड़केंगे। आपको उनको जिस डायलॉग के ज़रिए एंगेज करें। अगर उनकी ग्रीवेंसेस हैं, यहाँ पर ये वो लोग हैं जिनको शायद बड़ी उनकी कोई वैलिड किस्म की ग्रीवेंसेस हैं। आपके फ़ौज के जैसे तर्जुमान हैं वो
कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है या जो पश्तून राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अभी तक वो लाइन क्रॉस नहीं की। जब लाइन नहीं क्रॉस की तो फिर आप इनको क्यों इस तरह से ज़्यादा धकेल रहे हैं कि वो एक रवैया ऐसा रखें जिससे मुल्क का भी नुकसान हो? जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। आपने भी कहा कि जी माजी में भी हमें ये सब कुछ देखने को मिला कि जी दुश्मन कुव्वतें होती हैं, वो पाकिस्तानियों को उकसाती हैं और फिर वहाँ भी उनको फेलो ट्रैवलर मिल जाते हैं और फिर उनके जहन में वो इस तरह के ख्यालात डालते हैं। लेकिन जहाँ तक इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ताल्लुक़ बनता है तो उस पर तो अस्करी कुव्वतों के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ख़ुद ये फरमाया है कि जी ये हमारे बच्चे हैं और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम दूर करेंगे और उनसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी कि जी हमें इनसे बात करनी चाहिए क्योंकि जो ग्रीवेंसेस जो हैं वो वाज़े हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो नुमायाँ हैं और उन्होंने पिछले 10 साल वही बातें की हैं कि ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं करने चाहिए, जो आपके IDPs हैं उनकी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए, फाटा जो है उसका इंतज़ाम आपको करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के साथ। तो जो बुनियादी नुकात हैं वो आपके मिलते जुलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के लोग जब उनके इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो इस तरह की बातें भी करेंगे जिनको आपको सुनना होगा और फिर उसके बाद कोई लाहे अमल तय करना होगा कि हम इस चीज़ से अब आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए जनाब बाकर साहब, क्या पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी आ सकती है? नहीं असद, यहाँ पर अब देखें ना, मुझे तो इस तरह लगता है कि जिस तरह गुललाई का जो वाक़या हुआ और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरफेयर करके, शीरी मज़ारी ने इंटरफेयर करके उनको छुड़वाया, तो इसका मतलब है कि स्टेट एक तरह से अपने आप को इस सारे अमल से एसोसिएट नहीं कर रही। अगर स्टेट ने इस चीज़ की अप्रूवल नहीं दी तो यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जिस तक ये अभी ये फैज़ाबाद धरने के फैसले में कहा गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, हमें यहाँ बताया जाना चाहिए कि किसके हुक्म पर कहा गया ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्योंकि बज़ाहिर तो जैसा कहना है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने इसको अप्रूव किया है, ये सेक्शन को, इन एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ जो अरमान लूनी के मारे जाने के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, कि उनके खिलाफ अगर उन्होंने कार्रवाई की इजाज़त दी है तो फिर तो उनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म को। तो जब उन्होंने कर दिया है तो अब लगता है कि वो इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं है। और दूसरा, अगर आपको याद हो कि पिछले हफ्ते कोर कमांडर्स मीटिंग भी हुई थी, वहाँ भी इस चीज़ का जिक्र हुआ और बड़े मुस्बत तरीके से वो जो उनकी स्टेटमेंट आई थी उसमें कहा गया था कि कुछ लोग जो हैं जो हमें जो अमन के समरात हैं उससे हटाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो अमन के समरात हैं ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वहाँ के इलाके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, सोशल डेवलपमेंट की जाए, तो उसके बाद उसके ज़रिए उनको ये जो फ़ायदा दे के उनको कंपनसेट किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ थी कि इस चीज़ के बाद इस तरह के वाक़यात होना नाकाबिले फ़हम है और इन चीज़ का मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म को भी नोटिस लेना चाहिए और जो दूसरे मुतल्लिका लोग हैं, जो सरबराहान हैं जो इस सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं, उनको भी देखना चाहिए। क्योंकि उसके बाद आपने ये देखा होगी कि एक डिप्लोमेटिक वॉर भी शुरू हो गई अफगान सदर की और हमारे वही तो सारी बात है ना जनाब, वही सारी बात है। और लोग आप दूसरों को क्यों मौका देते हैं? अशरफ गनी साहब का इस तरह, एक तो उनकी मुदाखलत, इस तरह की मुदाखलत, क्योंकि जब रियासत पाकिस्तान को इस तरह की मुदाखलत करता है अफगानिस्तान में तो तब आप सुने ये किस तरह आगे से बात करते हैं। एक वो अपनी तरफ और दूसरा PTM के अपने लीडरान फिर अशरफ गनी साहब की बातों को इस तरह कबूल कर रहे हैं। भाई आपके जो अपने जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके आपका जो बयानिया है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर हम अब एक लम्हे के लिए तामीरी इक़दाम पे आ जाएं कि आप वहाँ से माइंस को हटाएं, कि आपकी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, जो साबिक एक फाटा होता था इंज़माम के बाद जो आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को तरजीह दी है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, उसका आपने क्या कुछ किया। और तीसरा, जो तमाम लोग हैं जो इस जंग से मुतासर हुए उनकी डिस्प्लेसमेंट के बाद आपने उनको किस तरह रिहेबिलिटेट किया और आइंदा किस तरह रिहेबिलिटेंगे, इन तामीरी इक़दामात पर फोकस करें। अगले हिस्से में बात करेंगे इन्हीं सियासी सरगर्मियों पे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके मुतालिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या कुछ प्लान कर रही है, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल के सिलसिले में गिरफ्तारी भी भुगत रहे हैं,
चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी उसके शाना बशाना संभाल रहे हैं। उसे होता ये है कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में आके एहतसाब के अदारे और जो ये एक एहतसाब का एक प्रोसेस चल रहा है उसकी संजीदा तनकीद करते हैं और फिर उसके बाद वापस जेल लौटते हैं, जहां शायद उनको अपने ही केसेस की क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता होगा। जनाब बाकिर साहब, आपका ये कुछ दिनों से कहना है सर कि ये भी एक जमहूरी एक अमल है और अगर ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अपॉइंटी हैं तो आप उनको दे दें। मैं वही सर बात दोहराऊँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अजीब व गरीब रवैया अपनी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहैसियत एक संजीदा सियासी जमात एक ऐसे आदमी को नामजद करना चाहिए और PAC का ओहदा देना चाहिए जिस पे कोई इस तरह के करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो लागू नहीं हुए हैं। और ये कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। PMLN में जो वास्ट अक्सरियत है उन पे कोई इस तरह के सवालिया निशान नहीं उठते। वही घूम फिर के शहबाज शरीफ साहब को PAC चीफ बनाना, वही जो आपकी एक तरह से ख़ानदानी बादशाहत चल रही है सियासी जमात के ज़रिए, वो उसका एक तरह से एक अलामत नज़र आती है। नहीं असद, मेरा ख्याल में वो एक हम बहस करते रहते हैं, लेकिन अभी जो फौरी तौर पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब को शायद फिर से ये ख्याल आया कि मुझे ये PAC की चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ को नहीं देनी चाहिए थी। वो पार्लियामेंट में वो जो एक रुकावट बनी हुई थी, स्टेलमेंट बना हुआ था जिसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बन रही थी, उनके तोड़ने के लिए उन्होंने उनको वो दिया। और नून लीग ने इन रिटर्न उन्हें कहा कि जो नून लीग के दिनों के केसेस होंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, वो शहबाज शरीफ उन मीटिंग्स को चेयर नहीं करेंगे बल्कि एक सब कमेटी बना दी गई। इस तरह मामला आगे चल पड़ा। अब कमेटीज़ बन गई तो इमरान खान साहब अपने पार्टी के अंदर जो एक प्रेशर है या अपने जिसे कहते हैं अलायंस के अंदर एक प्रेशर है उसके आगे अब अपने आप को सकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि शेख रशीद ने जिस तरह से एक जारहाना रवैया शहबाज शरीफ पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम कानूनी रास्ता ढूंढेंगे ताकि शहबाज शरीफ को यहाँ से हटाया जाए। तो ये फिर वो से एक यू टर्न लेने जा रहे हैं मेरे ख्याल में उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ मेरे ख्याल में उनको याद दिलानी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन की गई थी जो जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस अत्तर मिलाना ने डिसमिस कर दी थी कि कोई भी उस वक्त तक गिल्टी नहीं होता जब तक वो प्रूव ना हो जाए, और ये पार्लियामेंट का अंदर का मैटर है। और आर्टिकल 69 का भी उन्होंने रेफरेंस दिया था। जनाब बाकिर साहब, आपने ये इतनी अच्छी तरह से सामने रखा जो शहबाज शरीफ साहब वाला मौक़िफ़ है कि उस पर कोई मेरे ख्याल से रिबटल बनता नहीं है और खैर वक्त भी नहीं है ऐसे रिबटल के लिए। उम्मीद यही है सर कि वो इसी तरह पाक साफ पार्लियामान के रुकन रहें। उम्मीद है ये भी आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।